नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो 63वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आप इसको पढ़िएगा तो आपको एनालिसिस हो जाएगा कि बीपीएससी जो है अपना किस तरह से प्रश्न को और किस चैप्टर से और किस टाइप का प्रश्न अपने एग्जाम के लिए तैयार करता है। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं पढ़िएगा, पीवाईक्यू नहीं पढ़िएगा, तब तक बीपीएससी का जो थॉट है उसे आसानी से नहीं पकड़ पाइएगा। तो इसीलिए हम आप लोग के लिए ये जो प्रीवियस ईयर है पीवाईक्यू है उसको लेकर के आए हैं। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग एकदम ऑपरेशन टाइप का पढ़ेंगे, यानी उसको एकदम बारीक से पूरा उसका अध्ययन करेंगे। एक क्वेश्चंस में से जितने क्वेश्चंस बनने वाले होंगे वो सबको हम लोग वन बाय वन करके सभी फैक्ट्स को देखेंगे और उसके बाद से हम लोग सभी प्रश्न को आसानी से करेंगे ताकि हमारा एग्जाम बहुत आसानी से निकल सके। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न कह रहा है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता है। तो बिहार में लगभग ऐसे 7 जिले हैं जो क्या करते हैं, तो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। और इसके लिए ट्रिक से हम याद कर सकते हैं सीमा पप्पू सीमा, उसके बाद से हो जाएगा से सुअर सुअर कीना। ठीक है, कीना। अब इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। 7 इसमें जिले कौन हो जाएंगे, तो पहला पी कहेगा पश्चिमी चंपारण, दूसरा पप्पू कहेगा पूर्वी चंपारण, सी से हो जाएगा आपका सीतामढ़ी, और बात करें माँ से हो जाएगा मधुबनी, और उसके बाद से आपका से है तो से को आप रखिए यहाँ पे साइलेंट, और सू से हो जाएगा सुपौल, और आर से हो जाएगा अररिया, उसके बाद से बात करें की से हो जाएगा किशनगंज। यानी ये सभी जिले जो है बिहार के साथ नेपाल का क्या करती है, नेपाल के साथ बिहार के ये ऐसे राज्य हैं जो साझा करती हैं अपने सीमाएं। तो आप बताइए, अररिया भी है ए आर यानी सुअर, उसके बाद किशनगंज कीना है, पूर्णिया देखिए पूर्णिया है क्या, तो कहिएगा सर नहीं, इसमें पूर्णिया कहीं नहीं है। पश्चिमी चंपारण है और पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, यानी इसमें जो पूर्णिया है ये क्या करता है, नेपाल के साथ अपने बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, महाबोधि महाबोधि मंदिर बोध गया एवं नालंदा महाविहार किस सूची में शामिल किया गया। क्या रामस्थल सूची है, या फिर यूनेस्को हेरिटेज है यानी विश्व धरोहर है, या जैव मंडल रिजर्व है, या राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप यूनेस्को का फुल फॉर्म जानिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, यानी अभी महाबोधि बोध गया का जो मंदिर है और नालंदा विश्व विहार है, इसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है। और यूनेस्को का मतलब जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनेस्को, यानी आपको पता होना चाहिए पहले UNESCO। तो यू फॉर होता है यूनाइटेड, और एन फॉर नेशंस, एन फॉर नेशंस, और उसके बाद ई से हो जाएगा एजुकेशन, एस फॉर साइंटिफिक, और एंड लगा लीजिएगा यहाँ पे एंड कल्चरल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका बात करें इसका स्थापना कब किया गया था, तो कहिएगा सर 16 नवंबर 1945 में इसका स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस के पेरिस में, यानी फ्रांस का कैपिटल कहाँ है, पेरिस, और यहीं पे इसका क्या है, मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी BSTPS बिहार के किस जिले में लागू किया गया है, यानी स्थित है, लागू नहीं स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करें BSTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहिएगा सर बाढ़, बी फॉर बाढ़, और एस फॉर, उसके बाद एस फॉर क्या हो जाएगा सुपर, टी फॉर हो जाएगा
थर्मल, और P फॉर पावर, और S फॉर स्टेशन। यानी इसका स्थापना हम लोग बिहार में देखेंगे। बिहार के सॉरी बाढ़ जो है ये बिहार के किस जिले में है, तो बिहार का वो राजधानी यानी पटना में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बिहार का जिला पटना जिला है, जो कि बिहार की राजधानी भी है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था। यानी बिहार जो प्रोविंशियल किसान सभा है तो इसका गठन कब किया गया था, इसको बताना है। तो आप कहिएगा सर इसका गठन जो हुआ था 11 नवंबर 1929। तो देखिए ये 1925 है, ये नहीं हो सकता है। अगला देखिए 29 कहाँ पे है, तो कहिएगा सर 29 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यानी 11 नवंबर 1929 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि बिहार के सोनपुर नामक स्थान में इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। और इसके संस्थापक व्यक्ति कौन थे, तो ये बिहार के बेहतरीन जाने माने क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी क्या किए थे, इसका स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार क्या बना। तो सबसे पहले बिहार के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट आप लोग को जान लेना चाहिए। इसके तहत 1 अप्रैल 1936 इस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा का संयुक्त प्रांत को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और ये अलग कर दिया गया उसके बाद से क्या हुआ, तो आप बताइए, अलग राज्य बना, केंद्र शासित प्रदेश बना, क्या संयुक्त राज्य बना, क्या रियासत बना, क्या तो क्या बना, अलग राज्य बना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि भूमि की जोत के औसत आकार की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। यानी औसत जोत के अनुसार अगर बिहार में कृषि का स्थान देखा जाए तो क्या है, तो बिहार में कृषि का स्थान जो है कहीं से भी आपको लग रहा है क्या प्रथम हो जाएगा या द्वितीय हो जाएगा, ये न्यूनतम द्वितीय है। कितना है, न्यूनतम द्वितीय है। तो आपसे ये भी तो पूछ सकता है जोत के औसत आकार के दृष्टि से, जोत के औसत आकार के दृष्टि से सबसे कम जोत किसका होगा, ये तो न्यूनतम आपका द्वितीय स्थान पे है। लेकिन प्रथम न्यूनतम कौन होगा, तो कहिएगा सर केरल, केरल हो जाएगा। और केरल आपको एक बात पता होना चाहिए, केरल जो है लिटरेसी यानी साक्षरता दर में टॉप पे है। कितना है, तो कहिएगा सर 93.97%, यानी लगभग 94 यहाँ का एजुकेशन लिटरेसी है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, कह रहा है वर्तमान यानी अभी मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। यानी बिहार का स्थान की बात करें कि प्रति व्यक्ति आय में बिहार का स्थान कौन सा है, तो ये कहिएगा सर ये ना सर्वाधिक है, ना मध्यम है, ना तीसरा है, ये है क्या, तो न्यूनतम है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर बिहार की जो आय है प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है तो आखिर सर्वोत्तम किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, तो कहिएगा सर ये गोवा का है। किसका है, गोवा का है। अब इसमें आप बताइए, तो गोवा है तो गोवा का प्रति व्यक्ति सालाना लोग कितने मतलब टारगेट रखे होंगे, तो 7.5 लाख से लेकर के यानी 8.5 लाख के बीच है वहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय। वही बात करें बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय, बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय तो ये कितना है, 60,000 से 70,000 प्रति वर्ष है, प्रति ईयर है। ठीक ना, देख लीजिए कितना का फर्क है। वहाँ 7.5 लाख से 8 लाख प्रति व्यक्ति आय है सालाना, और यहाँ के लोगों का 60,000 से 70,000, फर्क तो आपको नजर आ ही रहा होगा। बात करें प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली उपभोग की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है,
अगर बात करें बिहार जो बिजली उपयोग करता है इसकी दृष्टि से कितना है, तो कहिएगा ये ना प्रथम है ना ही द्वितीय है। अगर प्रथम है तो कौन है, प्रथम में कौन आ जाएगा, तो कहिएगा सर ये प्रथम में आपका, सॉरी केरल नहीं होगा, प्रथम में कौन हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आज इसका वही ना खर्चा करेगा जी, गोवा हो जाएगा। ये लगभग आपका साल में 2000 से लेकर के 2500 यूनिट तक क्या करता है, बिजली खपत करता है। यानी उपभोक्ता में प्रथम स्थान का बात करें तो किसका है, गोवा का है। और बिहार का क्वेश्चन पूछा है तो बिहार का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी न्यूनतम है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे कोई ऐसा उद्योग धंधा है नहीं जिससे प्रति व्यक्ति आए बिजली यूनिट ज़्यादा खर्च हो। तो ये कितने खर्च होता है, तो 350 से लेकर के 450 यूनिट के बीच में क्या होता है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खर्च होता है। पुनपुन नदी क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है पुनपुन नदी गंगा में कहाँ आकर के मिलती है। ये क्वेश्चंस आपको बताना है कि बिहार में जो पुनपुन नदी आती है तो वह कहाँ मिलती है, तो कहिएगा सर ये फतुहा में आकर के मिलती है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, फतुहा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। अरे तरीके, ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, यानी मिस प्रिंटिंग इसको नहीं कहेंगे, ये इरेज हो गया है। क्या हो गया है, इरेज हो गया है, यानी जब भी सेव किया जाता है तो ऐसे हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन था ये कि कोपेन में जलवायु वर्गीकरण, कोपेन में जलवायु वर्गीकरण उत्तर बिहार में कितना प्रदर्शित किया गया था, यानी क्या उत्तर बिहार का जलवायु कैसी है, तो आप बस याद रख लीजिएगा CWA, यानी उत्तर बिहार की जलवायु है। और इसको क्या कहते हैं, तो कहिए गर्म और आर्द्र ग्रीष्म, यानी कॉप्ड क्लाइंब क्लासिफिकेशन टाइप का है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न, नवीन जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है, यानी जो नवीन जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है वह बिहार के किस जिलों में पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा कि नवीन जो है आपका किस प्रकार और कहाँ पाई जाती है, तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा और पश्चिमी चंपारण जिलों में ये देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इधर तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में बारिश बहुत जोरों से हो रहा है, आप कहाँ से हैं जरूर कमेंट करके बताइए, वहाँ बारिश हो रहा है कि नहीं। कह रहा है क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस जिले में होता है, यानी बिहार में सबसे ज्यादा जो जूट उत्पादन होता है कहाँ होता है, तो आपको बता दें सबसे ज्यादा बात करें तो ये पूर्णिया में होता है। कहाँ होता है, पूर्णिया में होता है। दूसरा बात करें तो कटिहार में भी होता है और अररिया में होता है और फिर किशनगंज में होता है। तो सबसे ज्यादा का बात किया है तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है त्रिवेणी नहर, यानी जो नेपाल ये है बिराज, यानी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से होकर के हम लोग जाते हैं नेपाल, यानी कोसी के तरफ, सॉरी कोसी गंडक, यानी जो आप हम जाते हैं नेपाल इधर आपके हरना टाउन के साइड में, तो कह रहा है वहां से जो नहर निकलती है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो ये गंडक नहर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न का हम लोग एकदम पोस्टमार्टम टाइप का पढ़ेंगे। इससे देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर को मुख्य स्थान कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे, यानी प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव, यानी इनका ऋषभ देव नाम हो जाता है, ठीक है, ऋषभ देव हो जाएंगे। चलिए इसको बस बात से समझ जाइए, ऋषभ देव इनके प्रथम तीर्थंकर हो जाएंगे। इनका नाम आदिनाथ भी हुआ करता था और इनका जो प्रतीक होता था, यानी कैसे पहचाना गया, तो ये बैल इनका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर के अनुसार मतलब इनका जो तीर्थंकर हो जाएंगे पहले ऋषभ देव हो गए। उसके बाद अगर पूछ भी सकता है आपसे ना,
और 24वें तीर्थंकर का बात करें तो ये महावीर स्वामी खुद है। महावीर स्वामी का बात करें बचपन का नाम क्या है, तो वर्धमान, याद रखिएगा, बी से याद रख लीजिए, वर्धमान है। और इनका जो जन्म को लेकर के बड़ा विवादित है, कभी बीपीएससी 540 चेक करा देता है, तो कभी बिहार बोर्ड जो है आपका 599 और ईसा पूर्व चेक कराता है। और बात करें इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो ये कुंडल ग्राम जो था बिहार का एक वैशाली जिला है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, ये उनका जन्म स्थान है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनको मोक्ष की प्राप्ति यानी इनका डेथ कहाँ पे हुआ था, तो डेथ को लेकर के भी तो इनका बड़ा विवाद रहता है। डेथ का बात करें तो इनका दो जगह देखिए, एक होगा आपका पहले जो था आपका इसके अनुसार चलिए, ये था आपका जन्म हुआ 599 और डेथ हो गए इतने में, ईसा पूर्व है, तो ये घट के पीछे से आता है। और बात करें अगर इनका एक और डाटा, तो ये होता है इनका जन्म हुआ कितना में, तो 540 में, और डेथ बताता कितना में है, कहता है डेथ हुआ है इनका 468 में, 468 वर्ष में। यानी ऐसे ऐसे डाटा है और ये दोनों दे देता है, कभी कभी याद आपको रखना पड़ेगा। 527 में उनका डेथ बताता है, और ये कहाँ पे इनका डेथ हुआ था ये भी चीज जानना जरूरी है, तो ये पावापुर, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर जान लीजिए कि इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, यानी इनके पिता का नाम यानी फादर का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। बात करें माता का, तो माता का नाम तिरसला हो गया, यानी टी से याद रख लीजिए तिरसला। और इनके शादी जो हुआ था तो यशोदा से हुआ था, उनका नाम वाई से कर लेते यशोदा। और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अनुज्ञा प्रियदर्शनी, यानी ए से कर लेते हैं, यानी अनुज्ञा प्रियदर्शनी इनके क्या थे, तो पुत्री थी। जब पुत्री होंगी तो जाहिर सी बात है इनके दामाद होंगे, और इनके दामाद का नाम था जमाली। यानी इस प्रकार से ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप लोग को अगर इसका एक्स्ट्रा फैक्ट अगर सुने हैं तो एक बार वीडियो को रुक रुक करके जरूर सभी चीजों को लिख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कैमूर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कैमूर का बात कर रहे हैं कि कैमूर पठार जो है किस खनिज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप कहिएगा सर कैमूर तो लौह अयस्क नहीं है, अब्रक और तांबा भी नहीं है क्या, तो कहिएगा सर ये कैमूर जो है आपका चूना पत्थर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनके बारे में तो सुनिए मत, तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं बिहार के लिए, और किसान के लिए तो बहुत कहना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, और वह पत्रिका का प्रकाशन 1940 में किया था। जल्दी से बताइए, 1940 में इस पत्रिका का प्रकाशन किया था पटना बिहार से। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ये कौन सी पत्रिका थी, जल्दी से बताइए। और ये पत्रिका थी हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, जिसका नाम था हुंकार, यानी हुंकार पत्रिका स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित किया गया था। और ये जो था आपका सप्ताह में हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के नाम से जाना जाता था। और इनके सहयोगी भी कुछ हुआ करते थे, जिसमें पंडित आपके यमुनाकार जी हो जाते हैं, और राहुल सांकृत्यानंद इनका साथ दे रहे थे इस हुंकार पत्रिका को प्रकाशित करने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति का शाखा का स्थापना किसने किया था, यानी अनुशीलन समिति 1913 में अनुशीलन समिति का स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये अनुशीलन समिति 1913 में जो किया गया था ये इनके संस्थापक कौन थे, तो ये आपके सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है, कह रहा है 1922 से 23 में मुंगेर किसान सभा का गठन किसने किया था, यानी मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया गया था, और उस मुंगेर किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो बताइए इस मुंगेर किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो कहिएगा सर मुंगेर में सहजानंद सरस्वती क्या करने जाएंगे, वो तो अपने
एरिया में फेमस थे। हालांकि इनका भी क्षेत्र था, लेकिन यहाँ बात करें तो ये आपका ये दोनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी को लेकर के चलेंगे, क्योंकि मुंगेर से दो लोग फेमस थे, जिसमें आपके श्री कृष्ण यानी बिहार के प्रथम सीएम साहब और शाह मोहम्मद जुबैर, ये दोनों ने मिल करके मुंगेर में किसान सभा का आयोजन कर दिया था। और कब? तो 1922 और 23 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? यानी 1934 में एक पार्टी बना था और उस पार्टी का नाम क्या था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी था। इसका सचिव के रूप में कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसको बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसके सचिव के रूप में वह व्यक्ति थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सचिव के रूप में आपके जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि अब बताइए इसमें क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। कह रहा है संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य थे? यानी जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था, अब संविधान सभा का निर्माण जब होगा तो जाहिर सी बात है सभी राज्यों से प्रांतों से कुछ ना कुछ लोग आएंगे, मंत्रीगण आएंगे, तो बिहार से कितने थे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आप कहिएगा सर बिहार से जो थे ये कितने थे, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर 36 यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करेंगे, बिहार से 36 लोग हुआ करते थे जो आपके बिहार संसद सभा का जब संविधान सभा का गठन हो रहा था उसमें सम्मिलित हुए थे और इन्होंने अपना योगदान दिया था, जिसमें बहुत सारे समझिए कि विद्वान लोग थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? यानी 1937 में एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया था और उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कहिएगा सर ये तो हम क्वेश्चन बार बार पूछा है, ये आपका सीएम साहब नहीं होंगे, प्रथम सीएम श्री कृष्ण हो जाएंगे बिहार के, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, होंगे कौन? तो मोहम्मद यूनुस यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए पटना लॉ का नाम यानी पटना लॉन जो था इसका नाम गांधी मैदान कब पड़ा? यानी कहीं ना कहीं इसका नाम हम लोग आज भी बहुत फेमस है, पटना का गांधी मैदान में सभी प्रकार के प्रोटेस्ट किए जाते हैं और बहुत सारे लोग उसमें भागीदार भी लेते हैं। तो इसका नाम मतलब पटना लॉन था और बांकीपुर मैदान भी इसका नाम था। तब इसका गांधी मैदान का नाम कब दिया गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए सर गांधी मैदान इसका नाम पड़ा कब? 1948 में, यानी 30 जनवरी 1948 में इसका नाम बदल करके मतलब किस चीज से बदल करके पटना लॉन या फिर बांकीपुर मैदान से बदल करके क्या कर दिया गया? तो गांधीपुर मैदान कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। और ये जो पटना लॉन था ना, ये गांधी मैदान था ना, ब्रिटिश शासनकाल में बना था और 1824 के शासनकाल में यानी 24 से 33 के बीच में, 1824 से 33 के बीच में बना था, ठीक ना, 24 से 33 के बीच में बना था ये। और उसके बाद से उस समय इसका नाम आपका पटना लॉन था या फिर बांकीपुर मैदान हुआ करता था, लेकिन बाद में 30 जनवरी 1948 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो कहिएगा सर महात्मा गांधी मैदान कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था तो उस समय जॉर्ज पंचम आए हुए थे और जॉर्ज पंचम जो आए थे तो उस समय तो इनको जो बंगाल विभाजन करवाए थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन, और ये लॉर्ड कर्जन साहब कहते हैं कि 19 जुलाई 1905 यानी 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन करवा दिए थे। और उसके बाद से जब आपका दिल्ली दरबार लगता है 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को तो जॉर्ज पंचम आते हैं, तब उसके बाद से लोग जाहिर से बात है कुछ विवाद किए होंगे,
तब कहते क्या है हार्डिंग द्वितीय साहब कि चुट्टा जल्दी से इसको क्या करो तुम रद्द करो। तो उसी समय यानी हार्डिंग द्वितीय ने क्या कर दिया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। कब रद्द कर दिया, तो ये 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया दिल्ली दरबार के समय। और करने वाले व्यक्ति कौन थे रद्द, तो कहिएगा सर हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया और लागू किसने किया था, तो कहिएगा लॉर्ड कार्जन ने। लॉर्ड कार्जन ने क्या किया था, 19 जुलाई 1905 को क्या किया था, इसे अधिनियम बनाया था और 16 अक्टूबर 1905 को लागू भी कर दिया था। उसके बाद से जस्ट आता है कुछ समय बाद जब दिल्ली दरबार लगता है, उसमें जॉर्ज पंचम आते हैं और उसके बाद से हार्डिंग द्वितीय के समय इसको क्या कर दिया गया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हुंकार पत्रिका का संबंध अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि हुंकार पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो 1940 में उन्होंने क्या किया था, इसका स्थापना किया था। तो इसमें सहजानंद सरस्वती का नाम हो जाता है। इन सहजानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने हुंकार पत्रिका का क्या किया था, अनावरण किया था, स्थापना किया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा कुछ अलग है, कह रहा है हुंकार पत्रिका के समय, इसके समय में, हुंकार पत्रिका के समय में ये कौन से आंदोलन मतलब हुआ था उस समय, तो क्या कहिएगा आप, क्या भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, या फिर असहयोग आंदोलन हुआ था, या बताइए ये किसान आंदोलन हुआ था, कौन हुआ था। ये क्वेश्चन आपके लिए वर्क में रखा जाएगा और ये 1940 में लागू किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा और हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी। और बताइए अब इस किस में हो जाएगा, किस समय इसको लागू किया गया था, ये बस आपके लिए टेस्ट स्वरूप है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, तो कहिएगा सर ये 1934 यानी 17 मई, कितना मई, 17 मई 1934 को यह पटना में एक अंजुमन इस्लामिक हॉल था, उसी में इसका क्या किया गया था, मतलब वर्षगांठ यानी गठन किया गया था। और प्रथम सचिव इसके जयप्रकाश नारायण थे और अध्यक्ष का बात करें तो अब्दुल बारी को बनाया गया था, यानी इसमें इनका स्पेशल यही भूमिका था। और चलिए इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इससे पहले अगर आप इससे पहले वाला जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको बहुत ज़्यादा क्या करता है, मदद करता है। और प्रीवियस ईयर अगर आप नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा, आपको लॉस होगा। इसके बाद से हम लोग 60वीं और 62वीं यानी 60वीं 61वीं 62वीं का जो भी बीपीएससी का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।